अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वही छपरी बंदा यानी कि अदाची अपने हाथ में एक चॉकलेट की डब्बी को लेकर कियोतारो के साथ बातचीत करते हुए कॉरिडोर में चल रहा था। और यहाँ पर वो ये बताता है कियोतारो को कि संडे के दिन 14 फरवरी था और इसी वजह से मैं उसे ये चॉकलेट नहीं दे पाया था और ये बहुत ज्यादा रिडिकुलस है। तो आज मैं एक प्लान बनाया हूँ, मैं इस चॉकलेट के डब्बे को लेकर उस लड़की को, जिस लड़की ने उसे एक बहुत ही प्रीमियम बहुत ही बढ़िया वाला हैंडमेड चॉकलेट दिया था, ये इसको लगता है कि वो प्रीमियम चॉकलेट हैंडमेड चॉकलेट उसने इसको स्पेशल लिया था, लेकिन वो ऐसे कुछ है नहीं। वैसे मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं। तो इसका प्लान ये है कि वो इस चॉकलेट के डब्बे को लेकर उस लड़की की लॉकर में जाकर इस चॉकलेट के डब्बे को फेंक कर मारेगा और उस लॉकर को बंद करके वहां से चलकर चला जाएगा, मतलब एकदम स्वैग लेकर चला जाएगा और पीछे से कियोतारो उन लोगों के ऊपर नजर रखेगा। तभी जब वहां पर वो लड़की आएगी और इस चॉकलेट को डब्बे की देखेगी तभी वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाएगी इस छपरी बंदे को देखकर, और वो ऐसा ही करता है। लेकिन बदकिस्मती से उसकी चॉकलेट की डिब्बी लॉकर में ना जाकर नीचे गिर जाता है और वो एटीट्यूड लेकर सीधा चला जाता है यार। तो यहाँ पर कियोतारो क्या करता है कि उस चॉकलेट को डब्बे के लेकर उस लड़की की लॉकर में डालने ही वाला था कि तभी वहां पर दो लड़की आ जाती है, मतलब यामादा और वो लड़की जिसकी वो लॉकर है वो आ जाती है। तो यहाँ पर कियोतारो क्या करता है कि जल्दी से करके उस डब्बे को लेकर एक लॉकर के अंदर डाल देता है। लेकिन तभी वो ये नोटिस करता है कि अरे ये लॉकर तो उस लड़की की नहीं बल्कि यामादा की है। और तभी वहां पर यामादा और वो लड़की भी आ जाती है और यामादा यहाँ पर देख लेती है कि कियोतारो ने उस डब्बे को उस लॉकर के अंदर रखा था। तो यहाँ पर क्या करती है कि यामादा उस डब्बे को निकालती है, लेकिन तभी उसके हाथ से वो लड़की डब्बे को छीन लेती है और वो बोलती है कि अरे यहाँ पर तो एक नोट भी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाहर आदाची चिल्ला रहा था और ये तीनों जब बाहर जाकर देखता है तब देखता है कि आदाची को उसकी मॉम कान से पकड़ के ले आकर उस लड़की के सामने खड़ी कर देती है और वो बोलती है कि तुम्हें जिस लड़की ने चॉकलेट दिया है उस लड़की को तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तो यहाँ पर आदाची बहुत ज्यादा एरोगेंट तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा नर्वस तरीके से उस लड़की को थैंक यू वगैरह बोलने लगता है। तो यहाँ पर ये लड़की बोलती है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो हर किसी को ये चॉकलेट दिया था। लेकिन फिर भी आदाची उसे पोलाइटली बहुत ही प्यारी तरीके से थैंक यू बोल के चला जाता है और ये बात सुनकर ये लड़की थोड़ा सा शर्मा जाती है। और तभी वो लड़की अपने हाथ में रखा हुआ वो डिब्बा जो कि कियोतारो को समझ रहा था वो यामादा को दे देती है और यहाँ पर यामादा उस लेटर को खोल के पढ़ने लगती है जहाँ पर बहुत ही भद्दे मैसेज लिखा हुआ था भाई। वहाँ पर लिखा हुआ था डियर लवर, तुम्हारी चॉकलेट के लिए बहुत ही ज्यादा थैंक यू, तुम्हारी चॉकलेट बहुत ही ज्यादा प्यारी थी किसी किसी। और ये देखकर यामादा बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है, उसकी दिमाग फट जाती है यार। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों का जो सर है वो सभी लोगों को, मतलब सभी स्टूडेंट्स को ये बता रहे थे कि कुछ दिनों में ही तुम लोग पास होने वाले हो। और तभी हम देखते हैं कि यामादा की जो बेस्ट फ्रेंड है वो उसकी एक और दोस्त को ये बता रही थी कि जहाँ तक मुझे पता है कि जब भी हम क्लास चेंज करते हैं तभी हम लोगों को स्प्लिट कर दिया जाता है, मतलब अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसके लिए इस चीज से बचने के लिए मेरे पास एक प्लान है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लड़की उन सभी लड़कियों से, उसकी मतलब बेस्ट फ्रेंडों से लड़ाई वगैरह झगड़ा वगैरह कर रही थी ताकि सर उन लोगों को अलग अलग कर दे। तभी वहां से सर गुजर रहा था और वो सर इन लोगों को लड़ाई वगैरह करते हुए देख लेता है। तो उसका सर पूछता है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। तो ये लड़की मतलब यामादा की जो बेस्ट फ्रेंड है वो बताती है कि मैं इन लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ और मैं इन लोगों के साथ बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहती, तो आप प्लीज मुझे नेक्स्ट ईयर में एक दूसरी सेक्शन में डाल देना। तो ये बात सुनकर उसका सर जो है वो ओके कह के यहाँ से चला जाता है, मतलब ये जो प्लान बना रही थी वो उसके ऊपर ही भारी पड़ गया था। तो ये बात सुनकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और शौक में चले जाते हैं कि आखिर ये हमने क्या कर दिया। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर, मतलब डिवाइड होने की बात को सुनकर कियोतारो के पास उसके सारे दोस्त आ जाते हैं उसके लाइन आईडी या फिर लाइन नंबर मांगने के लिए। और दूर से यामादा खड़े होकर कियोतारो को इतने सारे फ्रेंड्स बनाते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और कियोतारो भी ये देखकर खुश हो रहा था। अब नेक्स्ट सीन में हमें कियोतारो को दिखाया जाता है जो अपने क्लासरूम में खड़े होकर थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया फील कर रहा था, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो इस क्लासरूम को छोड़कर एक दूसरी क्लासरूम में जाने वाला था। और तभी वो यहाँ पर खड़े होकर अपनी सीट, अपनी बगल वाली दोस्त की सीट और यामादा की सीट को घूरने लगता है। तभी उसके पास यामादा की मैसेज आती है कि कियोतारो तुम कहाँ पर हो, क्या तुम अभी भी स्कूल में हो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कियोतारो बास्केटबॉल जहाँ पर खेला जाता है, मतलब बास्केटबॉल कोर्ट में चला जाता है और वहाँ पर यामादा पहले से ही बास्केटबॉल की प्रैक्टिस वगैरह कर रही थी। तो यहाँ पर यामादा कियोतारो को आते हुए देखकर ये बोलती है कि चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं, यहाँ पर जो जीतेगा वो हारने वाले की एक विश पूरा करेगा और इस गेम में जो जीतेगा वो एक विश मांग सकता है हारने वाले से। और इतना कहते ही
ये यामादा अपनी कोट या फिर जैकेट को उतार के उसके हाथ से बॉल छीनकर दौड़ के चली जाती है बास्केट की तरफ, बास्केटबॉल करने के लिए, मतलब गोल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो कामयाब नहीं हो पाती। तो यहाँ पर क्योतोरो ये बोलता है कि अरे ये तो फेयर नहीं है, तुमने चीटिंग किया है। और तभी दोबारा से यामादा उसके हाथ से बॉल को लेकर, मतलब अपनी बॉल को लेकर दोबारा से दौड़ते हुए बास्केट करने के लिए जाती है, लेकिन वो यहाँ पर भी फेल हो जाती है। तो यहाँ पर यामादा बोलती है कि रुक जाओ, मैं डिफेंस करने में बहुत ज़्यादा बेहतर हो। और इतना कहते ही बॉल को क्योतोरो को देकर वो डिफेंस के लिए खड़ी हो जाती है। और यहाँ पर क्योतोरो ये सोचते हुए दौड़ते हुए जाता है कि अगर मैं इस बॉल को बास्केट कर दूंगा तो मैं उसे डेट के लिए बाहर जाने के लिए बोल सकता हूँ। और इतना सोचते ही वो दौड़ के आगे जा रहा था और तभी यामादा बीच में आ जाती है। लेकिन इसी बीच क्योतोरो गलती से उसकी तरबूजों को, खरबूजों को, पॉम्स को दबा देता है। और यहाँ पर यामादा थोड़ा सा शर्मा जाती है, क्योतोरो थोड़ा सा शर्मा जाता है, लेकिन फिर भी वो दोनों दोबारा से फॉर्म में आ जाते हैं। और यहाँ पर क्योतोरो दोबारा से दौड़ते हुए बास्केट की तरफ जाता है एंड अपनी बॉल को फेंक के मारता है बास्केट में। लेकिन बदकिस्मती से वो बॉल बास्केट होते होते भी नहीं होता है एंड वो बॉल वहां से बास्केट से टकरा कर नीचे गिरने वाला था कि तभी पीछे से यामादा आकर उस बॉल को पकड़ के बास्केट कर देती है। और यहाँ पर यामादा जीत जाती है और वो बोलती है कि मैं फाइनली जीत चुकी हूँ। और वो उस बॉल को उठाते हुए ये सोचती है कि बहुत ज़्यादा शर्माते हुए ये सोचती है कि आखिर मैं उससे क्या मांगू, आखिर मैं उससे क्या विश मांगू। यामादा बहुत ही ज़्यादा शर्माते हुए क्योतोरो को ये पूछती है कि क्या मैं तुम्हें क्यों बुला सकती हूँ, मतलब ये उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि जापान में जब भी कोई भी किसी के प्यार में पड़ता है तभी वो लोग एक निक नेम से उन्हें बुलाते हैं। और ये ट्रेडिशन वहाँ पर बहुत ज्यादा प्यारी भी लगती है। यहाँ पर तो साले क्या 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 नामों से बुलाते हैं कुत्ते कभी ना। हाँ खैर छोड़ो। तो यहाँ पर ये सुनकर क्योतोरो बोलता है कि हाँ ठीक है, मतलब ये बंदा बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। और सच बताओ तो ये बंदा हर वक्त नर्वस ही रहता है, पता नहीं क्यों। और तभी वहाँ पर सर आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। अब हमें रात की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यामादा और क्योतोरो दोनों एक दूसरे से चैट की मदद से बातें कर रहा था। यहाँ पर यामादा पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों दोबारा से एक ही क्लास में आ पाएंगे। और यहाँ पर क्योतोरो ये सोचकर ही मरे जा रहा था कि वो मुझे क्यों बुलाने वाली है। और तभी वहाँ पर लूसीफर आ जाती है, मतलब उसकी इमेजिनेशन वाली लूसीफर। वो बोलती है कि यामादा को कॉल करो, उसे ये करो वो करो, मतलब सीड्यूस करने की कोशिश करो, ये सब बोलते जा रहा था। तभी वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है, क्योतोरो की बहन आ जाती है। और वो यहाँ पर क्योतोरो को ये बोलती है कि परसों तुम्हारी बर्थडे है तो इसीलिए परसों एक पार्टी होने वाली है, तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है बाहर जाने का। तो यहाँ पर क्योतोरो ये बोलने लगता है कि नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है क्योंकि यामादा तो बहुत ज्यादा बिजी रहेगी और मैं क्या ही करूंगा बाहर जाके। और यहाँ पर उसकी बहन इसकी इस चाल को पकड़ लेता है और वो बोलती है कि मैंने तो यामादा के बारे में कुछ बोला ही नहीं था, लेकिन फिर भी तुम यामादा बोली ये करके चिल्लाने लगती है। अब देखते ही देखते 2 दिन कट जाता है एंड फाइनली क्योतोरो की जो बर्थडे वाले दिन है वो आ जाते हैं। और वो ट्रेन में खड़े होकर यही सोच रहा था कि आज भी वैसे ही नॉर्मल दिन चल रहा है जैसे हर दिन चलता है। तभी वहाँ पर क्योतोरो की मोबाइल पे यामादा की मैसेज आती है और वो बोलती है कि मेरा काम फिनिश हो चुका है और मैं ट्रेन में हूँ। और क्योतोरो भी बोलता है कि हाँ मेरा भी काम फिनिश हो चुका है और मैं भी ट्रेन में हूँ। और स्टेशन में हम देखते हैं कि क्योतोरो खड़े होकर यामादा की इंतजार कर रहा था। तभी पीछे से यामादा आकर उसे धप्पा कर देती है और ये दोनों एक साथ अपने घर की तरफ चलने लगते हैं क्योंकि क्योतोरो और यामादा की घर तो एक ही तरफ है ना, तुम लोगों को पता ही होगा ये सब। तो तभी चलते चलते वो लोग यहाँ पर बातचीत वगैरह कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्योतोरो ये नोटिस करता है कि यामादा उसे कियो ना पुकार के कियो इचिकावा पुकार रहा था, जो कि उसके लास्ट नेम है। तो यहाँ पर क्योतोरो ये सोचने लगता है कि क्या मैंने उस दिन कुछ और ही सुना था, मतलब क्या मैंने सुनने में कुछ मिस्टेक कर दिया था या फिर मैंने उस दिन कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से बिहेव कर दिया था, इसीलिए शायद यामादा मुझे क्योतोरो मतलब क्यों नहीं बुला रहा है। तभी क्योतोरो ये नोटिस करता है कि पीछे से कोई उन लोगों को फॉलो कर रहा है और ये देखते देखते ही उसे ये नोटिस होता है कि वो बंदा धीरे धीरे करके ज्यादा तेजी से उन लोगों के पास आते जा रहा था। और तभी क्योतोरो पीछे आकर यामादा को प्रोटेक्ट करने लगता है और वो बोलता है कि मैं अपनी जान देकर भी यामादा को प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन वो यहाँ पर ये देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसकी पापा है। और यहाँ पर उसकी पापा ये बोलता है कि दरअसल मुझे ये केक लेने में थोड़ा सा देर हो गया था और मैंने सोचा कि ये शायद तुम हो, इसलिए मैंने तुम लोगों के पीछा कर रहा था। तो यहाँ पर यामादा बोलती है कि केक, क्या तुम लोगों के घर में कोई सेलिब्रेशन है। तो यहाँ पर उसके पापा ये बोलता है कि हाँ आज तो क्योतोरो की बर्थडे है। यामादा पूछती है कि आखिर तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आज तुम्हारा बर्थडे है। तो यहाँ पर क्योतोरो बोलता है कि आज दरअसल हम लोगों की घर में वैगू होने वाला है, क्या तुम हमारे घर में आना पसंद करोगे। तो ये सुनकर यामादा उछल जाती है खुशी से और वो बोलती है कि हाँ जरूर। और अगले सीन में हम देखते हैं कि यामादा पहुंच जाती है उन लोगों के घर में, मतलब यामादा के साथ साथ ये लोग भी पहुंच गए थे। और उन यामादा को अपने घर पे देखकर उसकी सिस्टर क्योतोरो की सिस्टर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो बोलती है कि आज तो पार्टी होने वाली है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यामादा जो है वो अपनी
एड्रेस वगैरह चेंज कर चुकी है और अपनी मॉम को फ़ोन करके ये बता देती है कि आज रात में घर नहीं आ सकती क्योंकि आज मैं किसी पार्टी में किसी घर के मतलब किसी दोस्त के घर में रुकने वाली हूँ। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता भाई। तो यहाँ पर उसकी मॉम पूछती है कि आखिर किसके घर में रुकने वाले हो। तो यहाँ पर यामादा थोड़ा सा हिचकिचाते हुए क्योतारो बोलने वाला था कि तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है, क्योतारो की सिस्टर आ जाती है और यहाँ पर यामादा ये बोल देती है कि मैं इसके घर में रुकने वाली हूँ। मतलब यहाँ पर वो लड़की कह के चला जाती है, अपनी मॉम को टाल देती है, समझ रहे हो ना। एंड कुछ देर बाद फाइनली वो लोग बैठ जाते हैं खाना पीना खाने के लिए। तो यहाँ पर यामादा बोलती है कि अरे मेरे लिए इतना टेंशन मत लो, मैं ज्यादा नहीं खाती, मैं बहुत ज्यादा लाइट ईटर हूँ। साइड से क्योतारो अपने मन में ये बोलता है कि ये इस दुनिया की सबसे बड़ी झूठी है। अब यहाँ पर वो लोग दोबारा से खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं एंड यहाँ पर फाइनली अपनी बहन मतलब क्योतारो की जो बहन है वो क्योतारो को अपनी गिफ्ट प्रोवाइड कर देती है, दे देती है यार। और यहाँ पर वो उसको क्या गिफ्ट देता है पता है, वो उसको एक बनी गर्ल गिफ्ट देती है यार। और ये बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट था। तभी वहाँ पर लाइट बंद हो जाता है और हम देखते हैं कि क्योतारो की मॉम एक सॉन्ग बजाते हुए मतलब अपनी मुंह से गाते हुए एक केक ले आती है। तो यहाँ पर क्योतारो बोलता है कि ये मैरिज वाली सॉन्ग है। तो उसकी मॉम बोलती है कि अरे हाँ ये तो है। लेकिन तभी यामादा बोलने लगती है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड सभी लोग बोलने लगते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड फाइनली यहाँ पर केक वेक वगैरह काटा जाता है, सेलिब्रेशन वगैरह होता है, बहुत ही मजे होते हैं यार, समझ रहे हो ना। एंड इसी बीच अंधेरे में यामादा क्योतारो की कान के बहुत ही ज्यादा पास आकर बोलती है कि हैप्पी बर्थडे कियो। और तभी वहाँ पर लाइट ऑन हो जाता है, उसकी बहन लाइट ऑन कर देती है एंड सभी लोग देखते हैं कि क्योतारो नीचे लेटा पड़ा हुआ है भाई। मतलब इतना ज्यादा खुशी उसे सहन नहीं हो रहा था, वो नीचे गिर गया था एकदम। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बातों ही बातों में क्योतारो की जो बहन है वो यामादा को ये बोल देती है कि क्या तुम हमारे साथ आज रात को इस रूम में मतलब हमारे घर में रुकने वाले हो, रुक जाओगे। सभी लोग बोलते हैं कि हाँ तुम रुक जाओ यार, रुक जाओ बोलते हैं, ठीक है ना। तभी यामादा बोलती है कि अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम लोगों को परेशान ना करूँ तो फिर ठीक है। लेकिन साइड से हम देखते हैं कि क्योतारो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे देखकर उसकी बहन भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। बोलती है कि अरे मतलब सोचती है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। और नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यामादा अपनी मॉम से फ़ोन में बातें कर रही थी और वो बोलती है कि आज मैं घर पे नहीं आ पाऊंगी, मैंने आज यहीं पर रुकने का फैसला लिया है, मतलब आज मैं इन्हीं के घर में रुक जाऊंगी हे। एंड फाइनली यहाँ पर यामादा उन लोगों के घर पे रहने के लिए मान जाती है। तो ये बात सुनकर क्योतारो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान हो जाता है और वो पैदल चलने लगता है, मतलब इधर उधर करने लगता है। और वो सोचता है कि अरे यामादा आज रात हम लोगों के घर में रहने वाली है, लेकिन ये कोई भी बड़ी बात नहीं है क्योंकि मेरे मॉम डैड सभी लोग घर पे है, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़्यादा टेंशन क्यों कर रहा हूँ वगैरह सोचने लगता है। और वो चलते हुए सामने की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसके मॉम आकर उसे बोलती है कि दरअसल मैंने यामादा को बात लेने के लिए पहले इन्फॉर्म कर दिया है, मतलब यामादा पहले बात लेने वाली है। तो इस वजह से ये और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो चलते हुए जा ही रहा था कि तभी वो देखता है कि उसकी बहन एक सीढ़ी में बैठकर उसके कपड़े को लेकर बैठी हुई थी। तभी उसकी बहन ये बोलती है कि क्योतारो ये लो, ये जाकर यामादा को दे दो। और उसके ऊपर एक पेंटी भी रखी हुई थी और वो बोलती है कि मेरे पास कोई भी ब्रांडेड पेंटी नहीं थी, मतलब नई न्यूली ब्रांडेड पेंटी नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी यूज किया वाला पेंटी यहाँ पर रख दिया है। और वो उसे उठाकर फेंक देती है, बोलता है कि अरे ये क्या है, ये क्या कर रहे हो तुम। और ये देखकर उसकी बहन ये बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी कॉकरोच को उठा लिया है, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, ऐसा भी क्यों कर रहे हो तुम भाई। और उसकी बहन वहीं पर बैठे बैठे दोबारा से सो जाती है उसकी कपड़ों को क्योतारो को हैंड ओवर करके। और यहाँ पर क्योतारो खड़े रह जाता है बेवकूफ की तरह। वो सोचता है कि आखिर मैं अब क्या करूँ भाई। अब अगली पल क्योतारो चला जाता है बाथरूम की तरफ उसकी कपड़े वगैरह देने के लिए। और यहाँ पर उसकी बहन की कपड़े रखते हुए क्योतारो ये बोलता है कि यामादा मैंने तुम्हारे लिए कपड़े वगैरह लेकर आया हूँ और यहाँ पर अंडरवेयर एंड पेंटी जो है वो मेरी बहन के है और इसे पहनने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर तुम चाहो तो तुम वॉशिंग मशीन को भी इस्तेमाल कर सकते हो अपनी कपड़े वगैरह धुलने के लिए। और इतना कहते हैं क्योतारो वहां से जाने ही वाला था कि तभी यामादा उसे बोलते हैं कि क्योतारो क्या तुम मुझे वो रबर बैंड दे सकते हो, मैंने दरअसल सिंक में भूल के चली आई थी। और ये बात सुनकर भाई क्योतारो की मुंह एकदम टमाटर जैसे लाल हो जाता है। भाई सोचो कोई लड़की नहा रही है और तुम्हें बोल रही है कि प्लीज मुझे ये दे दो वो दे दो, और क्या ही बताओ, समझ सकते हो तुम लोग। तो यहाँ पर क्योतारो क्या करता है कि उसकी रबर बैंड को लेकर बाथरूम के सामने रखने वाला था और वो यहाँ पर ये बोलता है कि मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। तभी वो देखता है कि बाथरूम की दरवाजा धीरे से खुल जाता है और एक हाथ बाहर आती है एंड यहाँ पर क्योतारो उसके रबर बैंड को यामादा को देने लगता है। और यहाँ पर वो अपने मन में सोचता है कि यार कोई मुझे मदद करो, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे हेल्प करो।
अब फाइनली रात हो जाता है एंड सभी लोग सो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्योतारो अपने मन में ये सोचते हुए आ रहा था कि बस मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, बस इतना ही है और कोई भी रीजन नहीं है मेरा यहाँ पर आने का। और यहाँ पर जाकर मतलब जहाँ पर वो सो रहा था, जहाँ पर यामादा सो रहा था, बस बेसिकली वो डाइनिंग एरिया है जहाँ पर उसे सोने के लिए दिया गया था। पता नहीं क्यों यहाँ पर दिया गया था, लेकिन फिर भी दिया गया था। शायद इन लोगों के पास एक्स्ट्रा बेड वगैरह नहीं है इसीलिए हो सकता है। तो यहाँ पर क्योतारो अंदर जाते ही वो देखता है कि यामादा अभी भी बैठकर पढ़ रही थी और उसके पेट से अजीबोगरीब आवाजें आ रहा था। तो ये सुनकर क्योतारो क्या करता है कि एक जूस की बोतल लेकर, जूस की कैन लेकर यामादा के पास चले जाता है और वो बोलता है कि ये लो, तुमने सिर्फ 2 ही बाइट खाए थे खाने की, इसलिए शायद तुम्हारा पेट गुड़गुड़ा रहे हैं। तो ये सुनकर यामादा उसकी जूस की कैन को ले लेती है एंड पीने लगती है और वो बोलती है कि आओ यहाँ पर बैठ जाओ। और यहाँ पर बैठ के वो दोनों अपनी बातचीत वगैरह करने लगते हैं। यहाँ पर क्योतारो ये देखता है कि यामादा उसकी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, मतलब उसकी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रही थी एंड यहाँ पर ये दोनों इस स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत वगैरह करते हैं, जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम लोगों को जानने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर बातचीत वगैरह करते हुए यामादा क्योतारो से ये पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, तुम्हारे पेरेंट्स तो, तुम्हारे मम्मी पापा तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, लेकिन फिर भी तुम अपने पेरेंट्स से इतना ज्यादा चिढ़े क्यों रहते हो, इतना ज्यादा खराब बिहेव क्यों करते हो। तो यहाँ पर क्योतारो ये बोलता है कि दरअसल मैं अपनी पेरेंट्स से चिढ़ा नहीं रहता हूँ, मतलब मैं अपने पेरेंट्स को हेट नहीं करता हूँ, बल्कि मैं खुद ब खुद से हेट करता हूँ। मैं हर वक्त ये सोचता रहता हूँ कि मैं इतना ज्यादा बूढ़ा क्यों हूँ, मैं इतना ज्यादा गिप्सी क्यों हूँ, मतलब मैं इतना ज्यादा उदास क्यों रहता हूँ हर वक्त, और मैं एक अच्छा सन कभी भी शायद बन नहीं पाऊंगा। और इतना सोचते ही यामादा उसके सर को लेकर अपने सीने में लिपटा लेती है और यहाँ पर जो मोमेंट क्रिएट होता है भाई, यार मैं भी एक ऐसा मोमेंट डिजर्व करता हूँ, है ना। तुम लोग बताओ यार, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे लम्हे बीत जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर वो दोनों बैठ के बातचीत वगैरह करने लगते हैं एंड बात करते करते क्योतारो ये नोटिस नहीं करता कि यामादा सो चुकी है और उसकी सोते हुए फेस को देखकर क्योतारो थोड़ा सा सोचता है एंड उसके ऊपर जाकर उसे किस करने वाला था कि तभी वो मतलब साहस नहीं जुटा पाता उसे किस करने का, और फिर एक कंबल को लेकर उसके ऊपर उड़ा देता है और वहां से लाइट बंद करके गुड नाइट कह के चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि यामादा अपनी आंखें खोलता है एंड यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। भाई तुम लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और आई एम रियली सॉरी इतनी देर में वीडियोस डालने के लिए, आई होप कि तुम लोग मुझे माफ कर दोगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सायोनारा।